चलते रहो, जो हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, अपने पे विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। जी हाँ, मैं आदर के साथ इस वक्त बुलाना चाहूंगी माननीय राज्यपाल जी से कि वो आए और हमें संबोधित करें। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, चेतना परिषद के संरक्षक तथा पूर्व महापौर डॉक्टर दाऊजी गुप्ता जी, प्रवासी पुत्र पुस्तक के लेखक तथा सत्कार मूर्ति डॉक्टर पद्मेश गुप्ता जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SP सिंह जी, पुस्तक के प्रकाशक एवं वाणी प्रकाशन के निदेशक श्री अरुण माहेश्वरी, डॉक्टर पद्मेश गुप्ता के अभिनंदन समारोह में सहभागी सभी संस्था के पदाधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार मित्र, दिव्य और सज्जन, मेरे पूर्व 3 वक्ताओं के भाषण हुए और एक से एक बढ़िया साहित्यिक बोलता रहा और मैं भी भूल गया कि मैं कहाँ बैठा हूँ। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपको जमीन पर ला रहा हूँ, क्योंकि मैं साहित्य का सुनता अच्छा रहता हूँ, लेकिन उनके सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं होती है। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आज राष्ट्रभवन में कई प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन मेरे 3 वर्ष के कार्यकाल में इतना साहित्यिक सुंदर कार्यक्रम पहले दफे मुझे सुनने के लिए मिला। और मैं ऐसा मानता हूँ कि 30 मई को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के हाथों से उनको पुरस्कार मिला। वैसे रकम भी बड़ी 5 लाख की मिली है और राजभवन में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति भवन है, लेकिन यहाँ अपने घर में इस प्रकार का सत्कार समारोह करने में मुझे बड़ी बहुत प्रसन्नता होती है और इसलिए मैं गुप्ता जी का अभिनंदन करता हूँ। अब ऐसा जब अभिनंदन होता है तो वैसे उनके बारे में जब दाऊ जी मुझे आए तभी मुझे पता चला कि उनके पुत्र कितने ज्येष्ठ साहित्यिक है, उनका किस प्रकार का हिंदी के बारे में योगदान है। पहले तो मैं नहीं जानता, लेकिन 3 वर्ष में कई बार डॉक्टर दाऊ जी के संपर्क में आया, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, इसके अनुभव जानकारी ली और 1 नहीं 2 नहीं कितनी भाषाओं के वो ज्ञाता है। तो मैंने उनको पूछा कि यार मुझे बताइए, मैं लिख के लेता हूँ कि कौन कौन सी भाषा आप बोलते हैं, समझते हैं और लिखते हैं। तो मैं तो दंग हो गया, क्योंकि हिंदी के साथ ही साथ अंग्रेजी, संस्कृत, तमिल, बंगाली, उर्दू, फारसी, अरबी, जापानी, फ्रेंच, यानी इतनी भाषाएं वो समझते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। ये तो मैं दंग हो गया। लेकिन मैं अभी जब डॉक्टर पद्मेश गुप्ता की उनका भाषण सुन रहा था, उनके बारे में जानकारी भी पड़ी, तो मुझे ऐसा लगा कि
डॉक्टर दाऊजी गुप्त तो बड़े है ही, लेकिन मुझे मालूम नहीं वो हिंदी में कहावत है या नहीं, लेकिन मराठी में एक कहावत है और उसमें कहते हैं कि बाप से बेटा सवाई। अब सवाई होता है ना यहाँ। अभी मैं कोई साहित्य का आदमी नहीं हूँ, इसलिए मैंने मराठी के उद्गार कर दिया कि बाप से बेटा सवाई। ऐसे ही बाप से बेटा का सवाई का यहाँ अभिनंदन करते समय उनके स्कूल के लोगों ने भी उसमें सहभागी होना, उसके साथ ही साथ फिर लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी सहभागी होना। और जैसा कहा जाता है कि स्कूल माइट बी यूनिवर्सिटी कॉलेज इज नोन बाय द स्टूडेंट, तो लखनऊ और ला मार्टिन वालों को आज बहुत प्रसन्नता होती होगी कि ऐसा उनका छात्र इतने ऊंचाई पर गया है और राष्ट्रपति ने उनका अभिनंदन किया है। और ऐसे अभिनंदन में हम लोग यहाँ भी एक सम्मिलित हुए हैं। मैं डॉक्टर पद्मेश गुप्त का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। लेकिन ये अभिनंदन तब हो रहा है कि चेतना साहित्य परिषद ने यह कार्यक्रम करने का तय किया और फिर मैंने सोचा कि भाई चेतना साहित्य परिषद क्या है, थोड़ी उसकी भी जानकारी लेने का प्रयास किया। तो 1972 में उसकी स्थापना हुई है, मतलब 45 वर्ष लगभग हो गए हैं। वह लखनऊ में इस प्रकार की साहित्य सेवा दे रही है। एक साहित्य का बहुत अच्छा इस प्रकार का, अभी मुझे अच्छी हिंदी आती तो मैं कह देता था क्या सशक्त व्यासपीठ ये बन गया है। और मैंने देखा तो 2000 के बाद प्रतिवर्ष ये संस्था चेतना गौरव, चेतना रत्न, चेतना श्री इस प्रकार के साहित्यिक पुरस्कार देते रहे हैं। और इसलिए एक अच्छा छात्र, उनके पिताजी, उनका स्कूल, उनका यूनिवर्सिटी और उसके बाद ऐसी संस्था जब उसका सत्कार करते हैं तो मुझे लगता है कि और क्या चाहिए। और ये कार्यक्रम राजभवन में हो रहा है, इसका निश्चित मुझे आनंद है। ऐसे कार्यक्रम जब होते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मेरा कार्यक्रम राजभवन में हो गया तो मेरी गरिमा होती है, लेकिन कुछ लोगों के बारे में मुझे ऐसा भी लगता है कि ऐसा कार्यक्रम राजभवन में होता है तो राजभवन की गरिमा होती है। और इसलिए राजभवन की गरिमा बढ़ाने वाला इस प्रकार का ऐसा कार्यक्रम है। और एक बात मुझे जो लगता है उसका उल्लेख करना मैं आवश्यक समझता हूँ कि आजकल हम ऐसे भी बोलने लगते हैं तो 10 वाक्य हम हिंदी में बोले तो कम से कम उसमें 5-6 शब्द अंग्रेजी तो आ ही जाते हैं। और विदेश में जाना, ब्रिटेन में जाना और 25-30 साल रहने के बाद इस प्रकार का हिंदी का ज्ञान वहाँ रखना, बढ़ाना और सारी दुनिया में हिंदी क्या है यह बता देना अपने आप में बहुत बड़ा काम उनके हाथ से हुआ है। और इसलिए मुझे भी आश्चर्य लगता है कि हाँ, हम थोड़ा हिंदी के अभिमानी हैं, हिंदी में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, ऐसा हम कहते रहते हैं। लेकिन कहते रहते फिर हम कब अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करते हैं पता ही नहीं चलता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उस अंग्रेजी शब्द का हिंदी शब्द क्या है ऐसा पूछा तो हिंदी शब्द ही ख्याल में नहीं आता है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। मेरा कॉलेज का एक मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। अब कबड्डी खेलते समय एक को मोच है। अब मैं पुणे की बात कर रहा हूँ, पुणे में तो उन दिनों में हिंदी बिल्कुल नहीं थी। और एक राजस्थान का विद्यार्थी आया था और खेलते खेलते उसके पैर में मोच है, तो मराठी में उसको लचक आना बोलते हैं। तो हमने उनको पूछा
कि भाई ये जो लचक आई है उसको हिंदी में क्या कहते हैं। उनको भी तुरंत वो शब्द ख्याल में नहीं आया, तो फिर उसने उत्तर दे दिया कि हिंदी में लचक आती ही नहीं है। तो ऐसे अपने हिंदी का ज्ञान जो होता है, ऐसे में विदेश में रहकर हिंदी का विकास, हिंदी की साहित्य के दृष्टि से कवि सम्मेलन ये करते रहना, और फिर भी ऑक्सफोर्ड जैसे स्थान पर ये बड़ा मुश्किल लगता है। हम यहाँ भी उस प्रकार से काम नहीं कर सकते हैं। और साहित्य कवि जो होते हैं वो बोलते हैं कि भाई जब उनके मन में कोई कल्पना आती है तो फिर लिखते हैं, वो बात भी बराबर है। लेकिन ऐसा कवि, ऐसा साहित्यिक होने के बाद भी 18 साल एक पूर्वाई जैसे का पत्रिका का संपादन करना, मुझे लगता है बहुत बड़ा मुश्किल काम उन्होंने किया है। और फिर प्रवासी टुडे, आप देखिए प्रवासी टुडे आ गया अंग्रेजी, कहाँ से आया? प्रवासी टुडे आ ही गया, लेकिन प्रवासी टुडे का भी लगभग 8 वर्ष उन्होंने जिस प्रकार से संपादन किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो व्यक्ति नहीं होती है, वो संस्थान बन जाती है। तो ये गुप्ता जी कोई व्यक्ति नहीं है, भारत के लिए, हम सब लोगों के लिए एक संस्थान के रूप में उन्होंने काम किया है, और ऐसे लिए उनका हम आज अभिनंदन करने के लिए बैठे आए हैं। बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे एक में उनका केवल हम अभिनंदन करते तब भी अच्छा आनंद आ जाता था। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि दूध में शक्कर मिलाई जाए, और उस समय पर उनके किताब का यहाँ विमोचन होना, यह तो मुझे लगता है कि दुग्ध शर्कर योग वगैरह वगैरह जो आप लोग बोलते हैं, उसका एक सुंदर अनुभव हम यहाँ पर ले रहे हैं। और फिर मैंने प्रकाशक को पूछा कि भाई क्या ये किताब का मूल्य क्या है, क्योंकि मैं थोड़ा कॉमर्स वाला भी हूँ। तो उन्होंने कहा कि 395 रुपीज। तो मैंने कहा भाई बहुत ज़्यादा लगता है। बोले ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत कम है। लेकिन मैंने कहा कि जब कोई विमोचन होता है उस समय पर कुछ कंसेशन भी दिया जाता है, और कंसेशन देते हैं तो जो आए हुए लोग आते हैं उनको भी लगता है कि भाई चलो उस दिन की स्मरणिका करके हम किताब लेके जाए, और ऐसा किताब ले जाते हैं, उनको कुछ कंसेशन मिलता है, तो फिर लोगों को भी लगता है कि मैंने पैसे लेकर लिया है। जब कोई पैसे लेकर किताब लेता है तो जरूर वो पढ़ता है, नहीं तो हम विधानसभा में या सरकारी कार्यालयों में, संसद में हमको बहुत किताबें मिलती रहती है, रिपोर्ट मिलते रहते हैं, लेकिन जो मुफ्त में मिलता है वो मुश्किल से ही कोई पढ़ता है। तो आपको पैसे देकर ये किताब लेने की सुविधा यहाँ की हुई है, और आप सबके सुविधा के लिए 395 किताब की कीमत है। अब 400 क्यों नहीं रखी? अब आजकल के दिनों में यानी इतना नोटबंदी की सारे दुनिया में चर्चा होने के बाद भी अब 395 क्यों रखा है मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन मुझे इसमें जरूर लगा कि मैंने उनको पूछा बोलो कंसेशन क्या है, तो उन्होंने कहा है कि आज आपको 200 रुपये में ये मिलेगी, इसमें कोई नोटबंदी की आपको तकलीफ नहीं होगी, और निश्चित रूप से आप लेके जाएंगे तो फिर वाणी प्रकाशक को आनंद होगा, नहीं तो उनको लगेगा कि भाई सबने अच्छा अच्छा कहा और मैंने किताब प्रकाशित किया, उसका क्या, तो उसका क्या ऐसा उनको नहीं लगेगा। बहुत अच्छा इस प्रकार का किताब का प्रकाशन हो गया है, और मैं उनको भी प्रकाशक के नाते अभिनंदन देना चाहता हूँ कि आज आपने बहुत अच्छा किताब और इस किताब का विमोचन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा। अब और क्या कहना है, मैंने साहित्य की कोई बात नहीं की है, मेरे किताब की एक बात चर्चा हुई, और वो किताब मैं भी थोड़ा कहता हूँ, मैं भी थोड़ा समझता हूँ कि कहाँ क्या कहे तो लाभदायक होता है। बेसिकली मैं कॉमर्स का ही विद्यार्थी हूँ,
तो अपने बात लोगों के सामने कैसे रखना थोड़ा थोड़ा मैं जानता हूँ, और इसलिए मैंने मेरा किताब उनको दिया, गुप्ता जी को दिया। तो माहेश्वरी जी ने कहा कि भाई मुझे भी एक किताब मिलेगा तो अच्छा होगा, तो मैंने कहा मैं देता हूँ। उनको भी मैंने किताब दिया, और आप में से भी कुछ लोगों ने कम से कम उस किताब के बारे में कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा। तो उस किताब का जो शीर्षक है वो शीर्षक है चरैवती चरैवती। अब मैं 83 प्लस हूँ, तो 83 प्लस में महाराष्ट्र के एक दैनिक सकाळ करके मराठी दैनिक है, उन्होंने हमको कहा था कि भाई आप अपने संस्मरण लिखिए। तो एक साल संस्मरण लिखते लिखते 27 आर्टिकल्स हो गए। तो फिर एक तो भाई लिखा है तो किताब बनाना बड़ा आसान होता है, तो फिर हमने मराठी में वो किताब किया, तो जरा लोगों को किताब अच्छा लगा। और मैं मुंबई से वैसे 3 बार विधायक, 5 बार सांसद रहा हूँ, तो मुंबई में मराठी भाषिकों के साथ ही साथ गुजराती भी लोग रहते हैं, हिंदी भाषिक भी रहते हैं, दक्षिण भारत के भी काफी रहते हैं। तो सुझाव आया कि भाई आप इसका अनुवाद करो, और अनुवाद करने के लिए उन्होंने कहा कि हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी इसका अनुवाद करने के लिए हम तैयार हैं। तो कोई भी लेखक को आपके किताब का कोई अनुवाद हुआ है? मैंने उनको पूछा आपकी किताब का कोई अनुवाद हुआ है क्या, तो ना बोलते हैं। तो ये मामले में मैं उनसे जरा बड़ा हूँ, क्योंकि ये मेरे सामने बात जब आई कि भाई 3 भाषाओं में आपका अनुवाद, किताब का अनुवाद करेंगे, तो मैंने उनको एक छोटी सी कहा, मुझे अच्छा लगता है, कोई भी लेखक को अच्छा लगेगा। और मेरे एक ही पहले ही कभी लिखा हुआ किताब है, इसके पहले मैंने कभी लिखा नहीं, और मालूम नहीं है मैं कभी आगे लिख सकूंगा या नहीं लिख सकूंगा, लेकिन वो बात अलग है। तो मैंने उनको कहा कि देखिए मैं उत्तर प्रदेश का राज्यपाल हूँ, और उत्तर प्रदेश में हिंदी के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा, अधिकृत भाषा उर्दू है, तो आप उसका उर्दू में भी करेंगे तो और अधिक अच्छा होगा। और फिर उन्होंने उर्दू भी करने का मान्य किया, और उर्दू करने के बाद 4 भाषा में मेरा किताब का अनुवाद हुआ। तो मुझे लगा कि अब ये मैं इस किताब का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्धि कैसी करूँ, तो फिर मैं गया राष्ट्रपति के पास, और मैंने राष्ट्रपति जी को कहा कि देखिए मैंने कितना बड़ा काम किया है, अब यहाँ राज्यपाल उत्तर प्रदेश का होते होते मैंने ये काम किया है। तो फिर राज्यपाल ने कहा कि हाँ, तो राज्यपाल राष्ट्रपति ने कहा कि हाँ, तो राष्ट्रपति भवन में उसका विमोचन हुआ। हिंदी, गुजराती, उर्दू, इन सभी भाषाओं में, और ये पूरे मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो अच्छा लगा मुझे, मैंने आपको बताया इसमें क्या है, लेकिन ये जो किताब का शीर्षक है चरैवती चरैवती, उसका मैं संदर्भ देकर मेरा भाषण समाप्त करूंगा। उसका सीधा अर्थ ये है, चलते रहो चलते रहो। ऐतरेय ब्राह्मण करके संस्कृत का बहुत पुराना इस प्रकार का ग्रंथ है। उसमें इंद्र राजा को सलाह देता है कि राजा ने कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। उसमें कुछ श्लोक है, उसमें से 2 श्लोक का इस किताब में नाम देते समय मैंने उपयोग किया है। वह श्लोक ये कहता है, राजा ने कैसे व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में। वो कहता है कि जो बैठा है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, और जो खड़ा हुआ है और चलता है उसका भाग्य भी चलता रहता है, जो सोया है उसका भाग्य भी सो जाता है। और इसलिए हे मानव, तुम चलते रहो चलते रहो चलते रहो। और उदाहरण के रूप में आगे उसमें कहा गया है कि जैसे मधुमक्खियां एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जाती है और वहां से मध संग्रहित करती रहती है, यह पक्षी एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर जाते हैं और मीठे मीठे फल खाते हैं, या यह सूर्य
जो सुबह से निकलकर शाम तक चलता रहता है, सारी दुनिया को प्रकाश देता है, जीवन देता है, चेतना देता है, और इसलिए जगत वंद्य हुआ है। और इसलिए हे राजा, हे मानव, तुम भी चलते रहो, चलते रहो। आज के समय पर मैं गुप्त को इतना ही कहूँगा कि आप यहाँ तक चलते आए हैं, लेकिन और भी आगे चलते रहो, चलते रहो, और हिंदी की सेवा और अच्छे ढंग से करते रहो, करते रहो। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। अंत में मैं बुलाना चाहूंगी श्री अरुण महेश्वरी जी को। पिछले 40 वर्षों से प्रकाश